गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और अध्याय राजनीतिक संस्कृति चल रहा है। मैं रामस्वरूप डबरिया, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपको नियमित रूप से राजनीति विज्ञान के बारे में जो भी कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड में पुस्तक चल रही है उसके अध्याय समझाते जा रहा हूँ। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतंत्र। देखो बच्चों, इसके बारे में अपन समझेंगे कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक संस्कृति का या क्या संबंध है। तो इसको समझने के लिए एक बात मैं बताता हूँ कि व्यक्ति के जो जीवन मूल्य हैं वो विश्वास, उसकी कुशलता, इसका क्या प्रभाव पड़ा राजनीति के ऊपर। व्यक्ति के जीवन मूल्य, कुशलता, विश्वास, इनका राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, विशेषतः लोकतंत्र में। यही हमें देखना है कि जो प्रभाव पड़ा उसका क्या विश्लेषण है, उचित है या अनुचित है, ये देखना है। सामान्य संस्कृति में अपन देखते हैं कि व्यवहार, ज्ञान, मूल्य, कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। उसी प्रकार जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें भी ऐसा ही चलता है और लोकतंत्र पे भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। अब जो राजनीतिक संस्कृति उपागम है यह एक नवीन उपागम है और ये 1950 से 60 के दशक में सामने आया। तो राजनीतिक संस्कृति उपागम 1950 से 60 के दशक यह सामने आया। तो 1950 से 60 के दशक में राजनीतिक संस्कृति उपागम सामने आया। अब इसमें जो हम बात जानेंगे कि इस समय की जो क्या परिस्थितियां थी, कौन सी घटनाएं घटी और उनके क्या परिणाम हुए। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि 1950 से 60 के पहले 2 विश्व युद्ध हुए। दो विश्व युद्ध हुए और इसमें क्या परिणाम निकला वो आपको बताते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा, लोकतंत्र की स्थिरता पे क्या असर पड़ा। तो वो यह है कि 2 विश्व युद्ध हुए तो उसमें इसके अंदर ब्रिटेन व अमेरिका इन 2 देशों ने यहाँ के जो संवैधानिक तंत्र है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वह स्थिर बनी रही। इनमें क्या हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थिर बनी रही। इन 2 देशों में तो यह स्थिति हुई। दूसरी बात करें अपन जर्मनी, स्पेन
की जो उदार संवैधानिक संस्थाएं थी, लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, वो तहस नहस हो गई। लोकतांत्रिक या आप कह सकते हैं संवैधानिक संस्थाएं नष्ट हो गई। तो इसमें दो चीजें सामने आई। एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, इनके महायुद्धों में और भी सुधार हुआ, लोकतांत्रिक संवैधानिक जो संस्थाएं थी, और जर्मनी, स्पेन, इटली, जहां की जो संस्थाएं उदार थी वो नष्ट हो गई। इसका मतलब कि जो लोकतंत्र की स्थिरता की बात है, इससे यह सामने आ गया कि लोकतंत्र की स्थिरता स्थिरता जो परिस्थिति है उसके उचित एवं उपयुक्त वातावरण पे निर्भर नहीं रहती, और ऐसा वातावरण राजनीतिक संस्कृति की देन है। इस बात से भी यह हमें निराश करती है। कहने का मतलब कि इसकी स्थिरता के लिए एक तरफ संवैधानिक या लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी रहती है, दूसरी तरफ वो नष्ट हो जाती है। इसका मतलब कोई उचित वातावरण की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब इसके अध्ययन की जो बात है, शुरुआत में 1950 से 60 के दशक में यूरोपीय जो देश थे, इनकी केंद्रीय धारणा का अस्तित्व रहा। जब इन्होंने राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र का अध्ययन दिया तो इन्हीं देशों की केंद्रीय धारणा, कारण इन्होंने जो अध्ययन किया वो अपने ही देशों की शासन व्यवस्था का, स्थिरता का उनका अध्ययन किया, तो इन्होंने निष्कर्ष भी अपने ही देशों पे आधारित निकाला। इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला लोकतंत्र के बारे में, राजनीतिक संस्कृति के बारे में, अपनी ही पृष्ठभूमि के देशों की, तो वैसा ही परिणाम मिला। तो इसके बाद में जब 1950 से 60 के दशक में तीसरी दुनिया के देश सामने आए, 1950 से 60 के दशक में तीसरी दुनिया के देश, या हम कह सकते हैं नवोदित राष्ट्र, तीसरी दुनिया के जो शब्द आया है बच्चों, तीसरी दुनिया के जो देश हैं उन्हें विकासशील देशों को कहते हैं। तीसरी दुनिया के देश विकासशील, यानी कि वो विकास के पथ पर अभी अग्रसर है, उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। नवोदित राष्ट्र इसलिए कह सकते हैं कि इस दशक के लगभग ही यह अपनी गुलामी से आजाद हुई, इनकी अपनी संप्रभुता बनी, जो पराधीन राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हुए।
तो उन देशों को, उन नवोदित राष्ट्रों को ही तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, अर्थात विकासशील देश। तो ऐसी स्थिति में जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनकी स्थिति का पता लगाया गया, तो उसमें सामने आया कि वहां पे जो अपन कहते हैं कि शांति व्यवस्था है, उचित वातावरण है, परिस्थितियां हैं, तो उनके आधार पे लोकतंत्र की स्थिरता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। लोकतंत्र की अस्थिरता वहां पे बनी रही। तो यह हमें ध्यान में रखना है। इन बातों के बाद में राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र की स्थिरता की जो बात है उसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खोज है, उसका अनुसंधान है, वो गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा के द्वारा किया गया। इन्होंने जो नवोदित या विकासशील जो राष्ट्र थे, साथ में जो विकसित राष्ट्र थे, तो उनमें 5 देशों को लेकर के एक अध्ययन किया और 1963 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम मैं लिख देता हूं पहले, फिर अपन बात करते हैं। तो 1963 में एक पुस्तक लिखी, गैब्रियल आमंड व सिडनी वर्बा, और इन्होंने पुस्तक लिखी 1963 में किस मसले पे? राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र की स्थिरता के बारे में जो अनुसंधान किया इन्होंने, उसके ऊपर 1963 में पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है द सिविक कल्चर, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड and democracy in 5 nations। यह पुस्तक लिखी उन्होंने और उन्होंने 5 देशों पे अध्ययन किया, और उन 5 देशों का नाम है, जिन देशों का नाम अपन पहले भी किए हैं उन्हीं में से हैं, सिर्फ एक देश अलग है। अपन लिख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली व मैक्सिको। इन 5 राष्ट्रों पे उन्होंने अपना अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में जो बातें सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का जो लोकतंत्र था उनका अध्ययन सामने प्रस्तुत किया। फिर जर्मनी और इटली में
दोनों की जो व्यवस्थाएं थी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, उनमें अंतर किया और यह निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। क्यों कि नया उपागम आया और उन्होंने इन देशों के अध्ययन के बारे में स्पष्ट हो गया कि कोई उचित उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता नहीं है लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, राजनीतिक संस्कृति की विशेष महत्वपूर्ण स्थिति है। तो राजनीतिक संस्कृति के आधार पर इनका अध्ययन किया गया। तो उस अध्ययन में अब आगे ये क्या बताते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। तो गैब्रियल आमंड व सिडनी वर्बा कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है, ऊपर लिख लेते हैं अपन, राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य राजनीतिक दलों न्यायालयों संविधान एवं राज्य के इतिहास के प्रति व्यक्ति का अभिविन्यास एवं प्रतिमान है। इस अध्ययन के बाद में गैब्रियल आमंड एवं सिडनी वर्बा ने यह परिभाषा दी कि राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान एवं राज्य के इतिहास के प्रति व्यक्ति का अभिविन्यास एवं प्रतिमान क्या है, क्या झुकाव है, यह चीज सामने आती है। तो इसमें देखने की बात यह है कि समाज में जो व्यक्ति है वो इन संस्थाओं के प्रति क्या अपेक्षा रखता है, उसका कैसा झुकाव है, उसका कैसा परिवर्तन है, यह देखने में आता है। या दूसरी बात अपन करें तो उसमें यह आता है कि व्यक्ति सरकार के प्रति उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, वह सरकार के सामने अपने आप को कैसा महसूस करता है, उसका सरकार के संचालन में क्या योगदान है, क्या महत्ता है, वह अपनी बात कहां तक रखता है। इस परिभाषा की जो बात है वो सरल शब्दों में यह है कि व्यक्ति सरकार के प्रति उसकी क्या अपेक्षा है, वह अपने आप को कैसा महसूस करता है, वह अपनी बात को कहां तक पहुंचा सकता है, शासन संचालन में उसका कितना योगदान है। अर्थात व्यक्ति अपना जो जीवन मूल्य है, अपना कौशल है, वो किस प्रकार परिवर्तित करता है, लोकतंत्र में योगदान देता है। वहीं राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ता है। तो राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र का जो संबंध है वो इस प्रकार है। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, इसके संबंध में कि लोकतंत्र की स्थिरता के लिए कैसी परिस्थिति आवश्यक है। तो हमने परिस्थितियों को देखा,
दोनों विश्व युद्धों के बाद में जो स्थिति हुई उनको भी देखा। कुछ देशों की स्थिति अच्छी रही, जहां पर उदार लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाएं थी वो तहस नहस हो गई, तो फिर ऐसी वहां पर जो व्यवस्था थी वो तो अच्छी थी। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र का जो अनुसंधान किए वो दो विद्वान थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस में इन 5 राष्ट्रों का अध्ययन करके अपना निष्कर्ष निकाला और ये परिभाषा दी। तो यही राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र का संबंध है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।